So, welcome, dear students. I welcome you wholeheartedly on your own YouTube channel, Centum Geo. तो देखिए बेटा, ऑन द हाई डिमांड ऑफ यू ऑल गाइस, मैं आपका जो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, द चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका वीडियो में लेकर के आया हूं और बहुत ध्यान से समझेंगे। क्योंकि ये एक चैप्टर बड़ा है इसलिए आपको हार्ड लगता है, तो हम क्या करेंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा, हम ओनली बात करेंगे रिसोर्सेज एंड प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ये एक वीडियो होगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी डेडिकेटेड टू लैंड एंड सोइल, वो थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, जो सेकंड वीडियो है। लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर एक बार आप यहां से पढ़ लिए, वंस यू हैव स्टडीड माय वीडियोस, तो आपको कंसेप्ट के मामले में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम आपको ये नहीं बताते कि एग्जाम में क्या आएगा, हम आपको बताते हैं कि जो भी आएगा एग्जाम में हमसे दूर नहीं जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विद द हैप्पी फेस एंड विद द कॉन्फिडेंस। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसको बहुत सी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। व्हाट इज रिसोर्स, ध्यान से समझेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ध्यान से देखें भाई, हर चीज हमारे एनवायरमेंट में जो भी अवेलेबल है, ऐसी चीजें जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि आपके पास उस चीज को यूज लेने के लिए टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि आपके पास, अगर आपको उस मटेरियल को, या फिर मैं कहूं कि जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है नेचर के अंदर, अगर आपको रिसोर्स बनाना है तो आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और आपके यूजेस उस अकॉर्डिंग नहीं है। एंड द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल। यस, देखिए, तीनों चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे कि सर सपोज करो कि हमारे पास कहीं यहाँ पर लैंड के अंदर कहीं नीचे यूरेनियम रखा हुआ था। ध्यान से समझे, यूरेनियम हमारे पास था और ये हमारे पास है, मतलब कि हमारे पास ये नेचर के अंदर अवेलेबल है। हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगा? फर्स्ट थिंग कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम इस यूरेनियम को निकाल करके और इसको हम क्या कर सके भाई, यूज कर सकें। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज में ले रहे हैं या फिर जो भी हमारे पास पैसा खर्च हो रहा है इसको बाहर निकालने के लिए, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च ना हो जाए कि हम पता लगे कि हम लोग से ज्यादा पैसा खर्च कर बैठे हैं। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कल्चर का मतलब, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि आपके कल्चर उसको या आपकी सोसाइटी उसको अलाउ करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, नाउ हाउ एनीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर बिकम्स रिसोर्स। और देखिए बात बीच में आपके यहाँ पर कौन है? ह्यूमन है। देखिए कैसे भाई, कि आपके पास नेचर होनी चाहिए, उसको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या है, समझिए आप बात को। भाई समझिए, आपको नेचर ने दिया कोल, कोल को आपने एक्सकेवेट किया टेक्नोलॉजी से, और साथ ही साथ इस एक्सकेवेशन का काम कौन कर रहा है? सपोज करो ये कर रहा है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन एक वो सेटअप है टेक्नोलॉजी को यूज में लेता है और किसी भी नेचर में अवेलेबल थिंग को हमारे लिए रिसोर्स बनाता है। नाउ द पॉइंट इज, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो मेक ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम। अब देखो मैंने ये बनाया है,
आपकी जो बुक है उसके अंदर ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है, बात तो बराबर ही है, यहाँ बीच में ह्यूमन है, ठीक है, एक तरफ नेचर है, एक तरफ टेक्नोलॉजी है, और एक तरफ इंस्टीट्यूट। खत्म बात, आगे बढ़े। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। बहुत सिंपली खुश होकर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। देखिए, इफ आई क्लासिफाई द रिसोर्सेस दैट कैन बी डन ऑन द मेनी बेसिस, और इसके लिए देखिए आप, यस, देखिए बेटा, इफ आई क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम सब जानते हैं एक होता है बायोटिक, एक एबायोटिक। अब बायोटिक का मतलब समथिंग कमिंग फ्रॉम द लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एबायोटिक के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास लाइट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ये सब एबायोटिक है। बायोटिक के अंदर आपके पास फंगस है, एल्गी है, और बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी क्या हैं आपके बायोटिक रिसोर्स। द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को यूज लेना चालू करें और अगर वो धीरे धीरे खत्म हो रही हो तो दैट इज एग्जॉस्टिबल, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज which can be replenished by the nature, and non renewable, इनको नेचर वापस से रिप्लेनिश नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम देखें तो फॉस्फोरस, ऑयल, लाइम स्टोन, ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है भाई। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि पर इसका राइट है, और ओनरशिप के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आपका घर है ये आपका इंडिविजुअल है, आपके कॉलोनी का पार्क है ये कम्युनिटी का है, रेलवेज है ये नेशनल है, और सी वाटर जो है वो कैसा है, इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टफ समझ में आता है, पर एक बार हम इसको समझने की कोशिश। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है उस रिसोर्स हमने कितना यूज में ले लिया है या फिर हमने कितना उसका डेवलपमेंट कर लिया। ध्यान से समझिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है में नहीं लिया गया है, नॉट बीइंग यूज्ड। डेवलप्ड का मतलब डेवलप्ड हो चुका है और आपने उसको यूज में लेना चालू कर दिया है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसको यूज में लेने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसलिए आप उसको यूज में ले ही नहीं पा रहे हो, सिंपल सी बात। एंड रिजर्व्स का मतलब तो है टेक्नोलॉजी तो है लेकिन फिर भी आप उसको यूज में नहीं ले, रिजर्व करके रखा हुआ है हमने। हम लेना, हम कहते हैं कोल रिजर्व। कोल रिजर्व का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि कोल को कैसे एक्सकेवेट करना है लेकिन फिर भी हम उसमें नहीं ले रहे हैं, हमने उसको रिजर्व करके रख लिया है। तो फाइन, हंसना बहुत जरूरी है, खुश होकर के पढ़ा करो, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, देन द पॉइंट इज, सर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ध्यान से समझिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सर वो रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल की अभी हमें चिंता करनी नहीं है क्योंकि ये तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। नॉन रिन्यूएबल की बात करूं का मतलब ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वो है जो कि धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं या फिर मैं कहूं कि धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नीड, हमें ऐसा क्यों करना है, हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी है। हमें रिसोर्स प्लानिंग जो है इसलिए करनी है बिकॉज, देखो क्या है, वर्ल्ड के अंदर, या फिर मैं पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है प्लेंटी क्वांटिटी में, या फिर मैं कहूं सरप्लस रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर मैं वीट की बात करूं तो हमने पढ़ा था वीट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है भाई, उत्तर प्रदेश।
मान लो कि ये वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपके मैक्सिमम वीट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि तमिलनाडु या केरला, यहां पर वीट का तो प्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग हमें इसलिए करनी है। व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? बिकॉज देयर इज रिच और सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्स रीजन्स, लाइक अभी अभी हमने एग्जांपल दिया, उत्तर प्रदेश में वीट है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम रीजन्स विच आर रिसोर्स डेफिशिएंट रीजन, यानी कि जो रिसोर्स रिच जो रीजन्स हैं और जो रिसोर्स डेफिशिएंट जो रीजन्स हैं, उनके बीच में रिसोर्सेस को कैसे ट्रांसफर करना है और उनके बीच में कैसे इक्विलिब्रियम लाना है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? रिसोर्स प्लानिंग की। कुछ एग्जांपल्स दिए, ध्यान जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, बट दीज आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। बात ध्यान से समझिए, कहने का मतलब ये है इट इज नॉट इनफ कि आपके पास रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज होने के साथ साथ आपके पास उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी होगी, और टेक्नोलॉजी होगी तो आप उस रिसोर्स को इजीली यूज ले पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट lacks in infrastructure development. Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy but lacks in water resource. कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स का खाली होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूज में लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास होनी चाहिए। बात नंबर एक। बात नंबर दो, रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों करनी है? क्योंकि सर देयर आर सम रीजन विच आर रिसोर्स डेफिशिएंट, देयर आर सम रीजन विच आर रिसोर्स रिच और रिसोर्स सेल्फ सफिशिएंट, तो हमें इनके बीच में बैलेंस करना है। तो दिस कॉल्स फॉर वेरी मच इंपॉर्टेंट बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल, हर लेवल पे करनी। और मैं तो ये कहता हूं कि ग्लोबल लेवल पे भी इसकी नीड है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि सर रिसोर्सेस तो हमारे पास आज भी हैं, बहुत पहले भी थे, पहले हम इतना डेवलप क्यों नहीं कर पाए? बताओ, सोचो। पहले शायद हम इसलिए इतना डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उन रिसोर्सेज को यूज में लेने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसका फायदा किसने उठाया? कोलोनाइजर्स ने। कोलोनाइजर्स बोले तो आपके पास कौन कौन कोलोनाइजर्स आए थे? सर पुर्तगीज आए थे, ब्रिटिश आए थे, डचेस आए थे, फ्रेंच आए थे। सर ये आए और इन्होंने डेवलपमेंट किया, इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को यूज में लिया। क्यों ले पाए? क्योंकि इनके पास क्या अवेलेबल थी? उन रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने का और उन रिसोर्सेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी थी। इट वाज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या था इन कॉलोनाइजर्स के पास? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the। भाई वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे, रिसोर्सेज हमारे पास पहले भी ज्यादा थे, लेकिन हम उनको यूज में लेकर के डेवलप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चलो एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करता हूं। आपके पास कॉटन पहले से होती है, ये सर, तो सर इंग्लिश पर्सन ने आकर के क्या किया? सर वो लेकर के आए पावर लूम। सर हम पहले हाथ से बनाते थे, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन को हाई करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस पावर लूम ने क्या करा? आपके इंडिया के रिसोर्सेज से डेवलपमेंट किया। देखिए बेटा, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, say it with confidence, yes you can do it। Planning is the widely acceptable strategy for judicious use। what is judicious use? कल भी बताया था मैंने, use which is nature sustainable of resources। explain the statement। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of human life। explain the statement। अभी जो हम पहले स्लाइड पढ़ के आए, हम उन स्लाइड्स को यूज में लेकर के इन टॉपिक्स को इजीली कवर कर सकते हैं। सजेस्ट एनी टू वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। थोड़ा तेज चलेंगे। क्या क्या स्टेप्स होते हैं देखिए रिसोर्स प्लानिंग के। ये जब हमारे हाफ ईयरली वगैरह में आता है तो हमें बहुत सी बार समझ में नहीं आता है, तो एक बार हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब खैर 15 मिनट से तो ज़्यादा ही जानी है वाली क्लास, पर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। देखिए
सबसे पहले अगर आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई रिसोर्स कहाँ है, और इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। इन्वेंट्री का जनरल सा मतलब ये मान लो लिस्ट। कैसे होगा ये, देखो ये लोग सर्वेइंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह में, इनपुट ले रहे हैं कि भाई चलो रिकॉर्ड करते हैं रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है। बाय सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सेकंड काम क्या करना है, आपने सर्वेइंग कर ली, आपने इन्वेंट्री बना ली, आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब आपको क्या करनी है, प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना है, यानी कि प्लान बनाना है आपको। विद अप्रोप्रिएट प्लान कैसा होना चाहिए, जो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं मिलकर के। एंड द थर्ड थिंग, मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, बात को ध्यान से समझेंगे। सपोज कीजिए आप कर्नाटका के अंदर कोई रिसोर्स को खोज रहे हैं और आपको पता लग गया कि वहां पे रिसोर्सेज हैं, राइट। अब आपको उसको क्या करना है, आपको उसको डेवलप करना है। और सपोज करिए कि ये जो रिसोर्स है इसका नाम है आयरन। तो आपको करना क्या होगा कि आपने भाई फर्स्ट स्टेप ले लिया, सेकंड स्टेप ले लिया, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर नेशनल लेवल पे आयरन के या आयरन और डेवलपमेंट के लिए या फिर मैं कहूं आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए अगर कोई प्लानिंग चल रही है, तो आप उस प्लान को, जो आपका जो प्लान है जो आप कर्नाटक में बैठ करके बना रहे हो, आपको उस प्लान को नेशनल प्लान से क्या करना है, मैच करना है। होप समझ में आ रहा होगा। तो अगेन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, से इट विद द कॉन्फिडेंस, यस यू कैन डू इट। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे बताओगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सर 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, मैपिंग करनी होती है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है सर इसके अंदर, और क्या करना होता है भाई, प्लान बनाना होता है और फिर उसको मैच करना होता है किससे, नेशनल प्लान से। एक्सप्लेन स्टेप्स, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, व्हाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। द इंपॉर्टेंट कोटेशन ऑफ गांधी जी इज, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। सबकी नीड के लिए भाई बहुत है नेचर के अंदर, लेकिन ग्रीड के लिए तो नहीं है, किसी की भी ग्रीड के लिए नहीं है। एनीबॉडी इज ग्रीड, नो। इनफ फॉर द एवरीवंस नीड, यस। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology. गांधी जी हमेशा किसको क्रिटिसाइज करते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, क्योंकि मास प्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, आप नेचर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप अनजुडिशियसली यूज में लेते हैं, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। प्रोडक्शन बाय द मासेस का मतलब है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ कम्युनिटी, ये मतलब होता है सर इसका। सभी लोगों का मास सभी लोगों का जो रोल होना चाहिए ताकि सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले, ना कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि मास प्रोडक्शन के लिए आपको मशीन चाहिए होती है, और मशीन से अगर प्रोडक्शन में आप यूज में लेंगे तो धीरे धीरे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होता चला जाएगा। एनीवे, रैशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे को क्या करनी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। कैसे कंजर्व करें रिसोर्सेज को, सिंपल सी बात है, कंजम्पशन को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। जो भी आपके पास ऑलरेडी ऐसा रिसोर्स है कि जो यूज हो सकता है, जैसे हम प्लास्टिक को, कबाड़ी को बेचते हैं कि नहीं बेचते भाई, पेपर्स को बेचते हैं कि नहीं बेचते, क्या होता है उनका, दे आर गोइंग फॉर द रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, यूजिंग नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है, ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्स है वो कैसे है भाई, रिन्यूएबल है। कौन से है, रिन्यूएबल है। सब्सटीट्यूटिंग हाई वैल्यू एंड लेस अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो आयरन का डोर बनवाना है, अब मत बनवाइए, उसकी जगह कोई ऐसा एल्यूमिनियम का आजकल लोग बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल है, तो क्यों हम आयरन को काम मिले। ठीक है, आगे देखिए, मे बी इट इज द लास्ट स्लाइड, ग्लोबल स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेन। भाई देखो, ये अब आपकी बुक के अंदर 3 से 4 बॉक्सेस में अलग अलग दिया हुआ है, राइट। तो आपको जो चीजें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो याद रखनी है ध्यान से समझिए। मैंने इसकी एक टाइमलाइन बनाई है, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं। आपने बस कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपने कोशिश ही नहीं करी किताब के साथ थोड़ी सी बॉक्सिंग करने की और थोड़ी सी कुश्ती करने की। देखिए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं अभी तक उठाए गए हैं, देखिए। फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय द क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी किसने? क्लब ऑफ रोम ने। कब करी सर? 1968 के अंदर। इसके बाद एक बुक आती है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कब आती है? 1974 में, जो कि टोटली गांधी जी की फिलोसफी थी। और उन्होंने वापस से कहा कि भाई आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल अभी बड़ी यूज में नहीं लेंगे, खैर हम कहेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी। द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाज रिटन बाय द शूमाकर, राइट। इसके बाद 1980 वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1987 के अंदर क्या होता है? एक WCED जो है, खैर चलिए वहां नहीं जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। द ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है। ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आती है, और रिपोर्ट का नाम होता है क्या? आवर कॉमन फ्यूचर। और इसके अंदर सबसे पहले किसकी डेफिनेशन दी जाती है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताएं? A development which fulfills the need of present generation without compromising the need of future generation. I am repeating this again. What is sustainable development according to the Brundtland Commission report? A development which fulfills the need of present generation without compromising the need of the future generation. इसके बाद 1992 के अंदर क्या होता है बेटा? एक बड़ी मीटिंग होती है, इसका नाम होता है अर्थ समिट। इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ध्यान से समझते चले, बहुत इजी चैप्टर है। अगर इसके अंदर अगर हम नहीं करके आते हैं तो अपनी गलती है। क्या होता है? मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स गैदर्ड एट द रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। व्हाट वाज हैपनिंग देयर? दैट वाज UNCED, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। ये सभी लोग इकट्ठा हुए, वहां पे गैदर हुए। जरा एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में एक बार जरा बात कर लेते हैं। It aims at achieving global sustainable development. The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection. देखो दोनों काम में एक तरफ तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साइड चल सके। डेवलपमेंट भी करना है लेकिन सस्टेनेबल करना है, और ऐसा करना है कि सोसाइटी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खत्म हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एट द ग्लोबल लेवल। अब इस समिट के अंदर 3 काम हुए। पहला एजेंडा 21, दूसरा CBD, और थर्ड इज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ध्यान से देखिए, एजेंडा 21 कब हो रही है? 1992 में एजेंडा कर रहे हैं 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। अभी चल रही है ना 21st सेंचुरी की। हमें क्या ऐसा डेवलपमेंट करना है? कौन रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए? What was the Agenda 21? It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation. कैसे आएगा ग्लोबल कोऑपरेशन? सबके कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, म्यूचुअल नीड्स होनी चाहिए और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट, हाँ देखो कितने ग्रास रूट लेवल पे जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जब तक अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेगी तब तक ये सब होना पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड थिंग विच वाज हैपेंड इन द अर्थ समिट वाज CBD। क्या है भाई CBD? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो तीसरा जो काम हुआ इसी समिट के अंदर वो आया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। वापस से रिवाइज करो फटाफट कि सर ग्लोबल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स आए। सर 1968 के अंदर क्लब ऑफ रोम। सर 1974 के अंदर एक बुक आई स्मॉल इज ब्यूटीफुल बाय शूमाकर। सर 1987 के अंदर ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई। ब्रूटलैंड रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। और साथ ही साथ इसके अंदर आई आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। फिर सर 1992 के अंदर अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। क्या हो रहा था सर वहां पर? सर वहां पर UNCED हो रहा था। इस समिट के अंदर हमने 3 रिजल्ट्स पे पहुंचे। द फर्स्ट वन इज एजेंडा 24, इट मींस व्हाट शुड बी द एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी। सेकंड इज CBD एंड द थर्ड वन इज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अगेन मैं कहूंगा कि स्टे कॉन्फिडेंट, से इट विद द कॉन्फिडेंस, यस यू कैन डू इट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये अभी हमने आपको बोल के भी बताया, द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन।
डिस्कस सम ऑफ द इंटरनेशनल स्टेप्स टवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी अभी बताए कितने सारे स्टेप्स बताए हैं, आपको करना क्या था, उनको कंक्लूड करना था। खैर एनीवे, यहां पर आपका चैप्टर 1 का पार्ट 1 रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग खत्म होता है। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल सेंटम जियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।